Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma, Faculty of Physics. आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास में चैप्टर 6 के अंदर वर्क एनर्जी एंड पावर में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस और क्या होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोनों केसेस में वर्क में क्या डिफरेंस आता है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ 11th क्लास की जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ इसे शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by or against the force in moving a body depends upon only on the initial and final positions of the body and not on the path followed। बेटा सीधा सा मतलब है, अगर कोई एक ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा या तो फोर्स वर्क कर रहा हो या जिसके अगेंस्ट, उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाए और किसी बॉडी को मूव किया जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उस पॉइंट तक मूव करने में, मान लिया हम ऐसे मूव कर रहे हैं इसे ए से बी तक, तो इसे मूव करने में मूव करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप ऐसे भी लेकर जा सकते हैं, ऐसे भी लेकर जा सकते हैं, किसी और पाथ से लेकर जा सकते हैं। इन सब पाथ्स में अगर वर्क सेम होता है देन द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। यानी इसमें हमें ये पता चल रहा है कि वर्क जो है वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि पाथ पर डिपेंड कर रहा है। किसी भी पाथ से जाएं, वर्क दोनों ही केसेस में सेम होता है। वर्क आप पढ़ चुके हैं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं? ऐसा सबसे जाना पहचाना फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग में जो फोर्स होता है ये आप इसी चैप्टर में अभी लास्ट में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये आप 12th को जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक ही ये होगा। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, ये भी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो ये सब फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है इनमें एक पाथ से दूसरे पाथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो केवल और केवल उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वर्क जो निकलेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो मिनिमम डिस्टेंस, आप किसी भी पाथ से जाए मिनिमम डिस्टेंस निकाल दीजिए, उसकी फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यू विल गेट द वर्क डन। ठीक है, अब चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को देख लेते हैं कि ये कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है। इसे हमने क्वेश्चन की तरह से यहाँ पर लिख दिया, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा मैंने यहाँ पर 4 कंडीशन बनाई हैं जिसमें मैं इसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा रहा हूँ। एक तो सीधा मैं इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के सीधे अगेंस्ट वर्टिकली अपवर्ड लेकर गया फिगर ए में। फिगर बी में हम इसे सी से बी तक एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पर मान लिया लेकर जा रहे हैं, और ए से बी तक हाइट दोनों इस केस में भी कितनी ली है मैंने, एच ली है। एक मान सकता हूँ मैं इसे स्टेप वाइज लेकर जा रहा हूँ, पहले एच डैश लेकर जाता हूँ, फिर एक्स डैश हॉरिजॉन्टल में जाता है, फिर एच डैश जाता है, फिर एक्स डैश जाता है। मान लिया इसमें एन स्टेप्स लगते हैं, तो हाइट यहाँ भी एच कवर कर रहा है। ये एक डी केस मान लिया, किसी भी जिग जैग पाथ से, आर्बिट्रेरी पाथ से हम इसे लेकर जा रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसके लिए बेटा क्या कंडीशन होनी चाहिए? चारों ही केसेस में वर्क डन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक, तो वी हैव शोन 4 पाथ्स इन द फिगर to move a body up to height AB against the gravitational force. Let m is the mass of the body, ये हमने बॉडी का मास m मान लिया। तो बेटा फिगर ए में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा जो इस पर फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ mg लगेगा, यानी हम इसके अगेंस्ट mg फोर्स लगाएंगे तब ये ऊपर जाएगा। तो फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट कितना? h, तो mg इंटू एच, और एंगल कितना है? दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो cos 0, तो वर्क डन आ गया बेटा mg h। सेकंड फिगर में आप फिगर को एक बार ध्यान से देख ले, स्क्रीनशॉट लेकर उसका रख सकते हैं। f जो है वो mg साइन थीटा है, f मतलब अप्लाइड फोर्स। देख लीजिए एक बार, बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा,
इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी r। तो अगर इस प्लेन पर आपको मूव कराना है तो इस mg sin थीटा के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने माना हम इसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल F, जिसे हम कह सकते हैं वो किसके इक्वल है, mg sin थीटा के। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा cb। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी mg sin थीटा इंटू cb। अब ठीक है, ये आ गया mg sin थीटा इंटू cb। अब साइन थीटा निकालें तो फिगर में आप देखना साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन सी बी, और सी बी से सी बी कैंसिल हो जाएगा तो एम जी ए बी आ जाएगा, और ए बी बेटा एच है। तो वर्क डन इस केस में भी कितना आ गया हमारे पास, एम जी एच। थर्ड फिगर में देखते हैं, लेट देयर बी एन स्टेप्स। तो वहाँ हमने एन स्टेप माने थे जिसमें हम उसे एच हाइट लेकर जा रहे हैं और एक्स हॉरिजॉन्टल लेकर जा रहे हैं। तो बेटा एक स्टेप में कितना वर्क होगा, एम जी इंटू एच डैश। अब उसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वेट है यानी एम जी, और एच डैश ऊपर लेकर जा रहे हैं, प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो वहाँ कोई वर्क भी नहीं होगा। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, एम जी एच डैश। टोटल वर्क डन निकालना है पूरे एन स्टेप्स में, तो एन की मल्टीप्लाई एच डैश से, तो टोटल हाइट आ जाएगी। ये टोटल हाइट कितनी मानी है, एच। डी फिगर में जिगजैग पाथ जो बनाया है उसमें आप उसे मान सकते हैं कि बहुत छोटे इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनिटली स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट dx हो रहे हैं उसमें, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट dh हो रहे हैं। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आप मान सकते हैं mg, और cos 0 भाई उसमें जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एंगल कितना है 0, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल कितना है 90। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स लगता ही नहीं है तो वो यहाँ भी 0 आ जाएगा। और वर्क डन कितना, और वर्टिकल में mg इंटू डी का इंटीग्रेशन यानी कि सम, तो टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट h है, तो यह आ जाएगा mg h। तो बेटा चारों इक्वेशन से क्लियर है कि W1 W2 W3 W4 ये सब बराबर होंगे, यानी वर्क डन इज सेम वाट एवर विद द पाथ फॉलोड। सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ देखना है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू एनी राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब क्लोज्ड पाथ जहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाएं, इज़ ऑलवेज ज़ीरो। मतलब आपने ए से स्टार्ट किया, बी तक लेकर गए, बी से फिर ए तक वापस लेकर आ गए, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। देख सकते हैं आप, अगर आप ए से बी तक इस पाथ से लेकर जा रहे हैं तो ये इसे आप पॉजिटिव लेंगे, और बी से ए तक इस पाथ से लेकर आ रहे हैं तो ये अपोजिट पाथ हो गया। इसे आपको इस डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा। दोनों ही केसेस में हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बराबर होगा, यानी डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए, उसके नेगेटिव के बराबर होगा। तो इसे इस साइड लेकर चले जाएं तो प्लस हो गया, एंड दिस इज द टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। तो पूरे पाथ में मूव कराने के लिए क्लोज पाथ में अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मोशन होगी तो वर्क डन ज़ीरो होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो बेटा इसका अपोजिट है, कंजर्वेटिव का अपोजिट है ये। इफ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। यानी अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ चेंज कर दें तो वर्क अलग हो जाता है, तो इस टाइप के फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप किसी सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं, तब अगर वर्क W1 किया जाएगा तो इसके अपोजिट अगर आप लेकर आएंगे बी से ए तक या किसी और पाथ से आप इसे लेकर जाएंगे तो फ्रिक्शन तो इसी सरफेस में लग रहा है ना, इस सरफेस में फ्रिक्शन अलग होगा, तो देयर विल डिफरेंस ऑफ द वर्क अलग आएगा, डिफरेंट वर्क आएगा। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये डिस्कशन हुआ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का।